नमस्कार दोस्तों, दीक्षित केमिस्ट्री क्लासेज में आप तमाम छात्रगणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड से संबंधित कुछ संभावित प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जिसमें बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना मैक्सिमम रहती है। इस कड़ी में हम लोग संभावित प्रश्नों की सीरीज में उसी प्रश्नों को बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसका बिहार बोर्ड में आने की संभावना मैक्सिमम होती है। चलिए देखिए, बीएसईबी बोर्ड एग्जाम के क्रैश कोर्स में हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की संपूर्ण तैयारी कर लेंगे और करने के बाद आपका बिहार बोर्ड में जितना भी टेंशन होता है, परेशानी होती है, उस परेशानी को इस सीरीज के माध्यम से दूर करने का काम करेंगे। खास करके ये सीरीज हम उन विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हुए हैं जो केमिस्ट्री से परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं और एग्ज़ाम के समय में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किन प्रश्नों को पढ़े, किन प्रश्नों को नहीं पढ़े, क्या करे, क्या नहीं करे। इस सभी परेशानियों के निदान करने के लिए, दूर करने के लिए आपके बीच बोर्ड मॉडल लेकर के आए हुए हैं। बोर्ड मॉडल क्या होता है? बोर्ड मॉडल में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रश्नों को रखेंगे ताकि वो एग्जाम में आने की या लड़ने की संभावना मैक्सिमम होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है और सीरीज नंबर 1 है। तो सीरीज नंबर 1 में 10 प्रश्नों की एक सूची लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मैक्सिमम 50 ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी एक साथ करवाई जाएगी और इस सीरीज के माध्यम से बिहार बोर्ड में कम से कम आपको 90+ मार्क आने की संभावना हो सकती है। तो चलिए हम क्रैश कोर्स में पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, उसको बारीकी से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न औषध है। दोस्तों, औषध क्या होता है, इसका क्या काम है, इसका हमारे शरीर पे किस तरह से असर पड़ता है, इसका क्या दुष्प्रभाव है, सभी चीज़ों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। औषध मनुष्य और जानवरों के लिए वरदान है, शरीर का सुरक्षा कवच है, जिसके द्वारा मनुष्य और जानवरों को नष्ट होने से, खराब होने से, बीमारियों से सुरक्षित किया जाता है और रखा जाता है। औषध के कड़ी में बहुत सारे ऐसे औषध हैं जिसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, जानेंगे। सबसे पहला औषध क्या होता है? देखिए, औषध जो होता है वो सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से लिया गया था, जो हमारे हिंदू साहित्य के ग्रंथ में, पवित्र ग्रंथों में इसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। औषध को हमारे मानव जीवन के लिए भगवान कहा जाता है। अब इसको भगवान क्यों कहा जाता है, आज आपको हम जानकारी देंगे और बताएंगे। लेकिन औषध का इस्तेमाल ज़्यादा करने पर यह हमारे शरीर को नाश भी कर सकता है। तो इस सीरीज में हम आज औषध के बारे में जानेंगे कि औषध है क्या। सबसे पहले देखिए, औषध मनुष्य और जानवरों के शरीर में मौजूद सभी प्रकार के बीमारियों को ठीक करने का काम करता है।
या इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य और जानवरों के सभी बीमारियों को ठीक कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को औषध कहा जाता है। अब ये सभी बीमारी को तो ठीक करता ही है। अब किस तरह से करता है? अगर सीमित मात्रा में अगर हम औषध लेने लगे तो ये हमारे शरीर के लिए वरदान है। अगर इसी को असीमित मात्रा में लेने लगे तो ये हमारे शरीर के लिए अभिशाप साबित हो सकती है और हमारी जान प्राण दोनों जा सकती है। अब इसमें देखिए जान कैसे जाती है। इसका मात्रा ज़्यादा लेने पर आदमी के सोचने की एबिलिटी, मानसिक चेतना, शरीर के कार्य करने की क्षमता के साथ साथ शरीर में अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती है, जिससे हमारा शरीर दुष्प्रभावित हो जाता है, जिससे हमारे सोचने की एबिलिटी, कार्य करने की क्षमता, मूड, यहाँ तक कि हमारे इंद्रियों जो शक्ति है वो शक्ति भी बदल जाती है। तो इसका सीमित मात्रा अगर करते हैं तो वो ठीक है। असीमित मात्रा में ये हमारे मूड को बदल देता है। मूड को बदलने के साथ साथ हमारे कार्य करने की क्षमता को बदल देता है और इस तरह से मानसिक तनाव, उत्तेजना को बढ़ा देता है, जिससे हमारे प्राण जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो औषध हम लोग समझे कि औषध है क्या? औषध को अंग्रेजी में ड्रग्स कहा जाता है। ड्रग्स नाम से हम लोग के बीच में एक सेंस आ जाता है कि ड्रग्स का मतलब हो जाता है नशीला पदार्थ। दोस्तों ऐसा नहीं है। ड्रग्स को ही औषध कहा जाता है। सीमित मात्रा में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए दवाई का, मेडिसिन का काम करता है। असीमित मात्रा में अगर हम लोग इसको लेने लगते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए नशीला पदार्थ का काम करता है, नशीले पदार्थ का काम करता है। इसीलिए इसकी मात्रा सीमित में होनी चाहिए। असीमित मात्रा पे करने पर आपका जान भी जा सकता है। लेकिन आजकल के कुछ युवाओं ने इस औषध को, ड्रग्स को असीमित मात्रा में लेकर अपने जीवन को रंगीन बनाने के लिए, ऐशो आराम बनाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, रंगबाजी करने के लिए आजकल इसका उपयोग धड़ल्ले से करते जा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके शरीर को ये धीरे धीरे नष्ट करते जा रहा है और नष्ट करते करते वो एक समय ऐसा आएगा उसकी सोचने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे युवाओं से अपील है कि इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा मात्रा में मत करिए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। ज़्यादा न पिए, जान भी जा सकती है। तो औषध में हम लोग कुछ प्रमुख औषधों के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। आपको औषध का डिफिनेशन बीच में दिया हुआ भी है, आप इसको देख करके उतार भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ड्रग्स का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको बता देते हैं। औषध को अंग्रेजी में ड्रग्स कहा जाता है और ड्रग्स आप जानबे करते हैं नशीला पदार्थ होता है, लेकिन नहीं, जब असीमित मात्रा में करते हैं तब, सीमित मात्रा में करते हैं तो यह औषध है। ड्रग्स फ्रेंच भाषा के शब्द ड्रोग से लिया गया है। ड्रोग का अर्थ हो जाता है, हमारे साहित्य में या धर्म ग्रंथ में इसको सूखी जड़ी बूटी के नाम से जानते हैं। याद करिए हमारे जो पूर्वज हैं वो हमेशा औषध के लिए पहले कहाँ जाते थे। तो जब हमारा साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हो चुका था तो उस समय हम लोग औषध के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, जैसे नीम की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, आप देखे होंगे भांग का पौधा। इस तरह से हम लोग पौधे का इस्तेमाल करते थे। आप लहसुन देखे होंगे, लहसुन के साथ साथ आदि का नाम सुने होंगे। इसके साथ साथ हम लोग दूध में देकर के हल्दी को पीते हैं, हल्दी देखे होंगे। ये सभी औषध में आता है। तो पहले भांग भी औषध में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग औषध का इस्तेमाल जड़ी बूटी के नाम से करते थे। उसी जड़ी बूटी को आजकल औषध या ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सूखी जड़ी बूटी। सबसे पहला ड्रग्स
जो प्राप्त हुआ था हम लोग को अफीम के पौधे से प्राप्त हुआ था। अब ये अफीम है क्या? नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा कि नशीला पदार्थ है। जी नहीं, ये नशीला पदार्थ नहीं है। सीमित मात्रा में करेंगे तो दवाई है, असीमित मात्रा में करेंगे तब ये नशीला पदार्थ। भारत में सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था जड़ी बूटी, उसमें सबसे पहला भांग और चाय था। आप देखे होंगे कि जब हमारे समाज में आजकल इसको पावर के नाम से या भंग जिलेबी के नाम से जाना जाता है, इसको खाने के बाद आप देखे होंगे कि आपके शरीर में जितना भी दर्द है, कष्ट है, वो बदल जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है। तो भांग ज़्यादातर खाने पर आपके शरीर में मौजूद सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने का काम करता है। इसीलिए हिंदू धर्म में, हिंदू साहित्य में आप देखे होंगे कि सोमरस का इस्तेमाल किया जाता था। आप देखे होंगे कि जो हमारे जो सबसे ताकतवर भगवान है, जिसको हम शिव जी के नाम से जानते हैं, भोले बाबा के नाम से जानते हैं, वो भांग पीने का काम करते थे। भांग होता है क्या? शरीर में मौजूद सभी प्रकार के बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। यह नशीला पदार्थ नहीं है, यह शरीर में मौजूद सभी प्रकार के बीमारियों को ठीक करने का एक जड़ी बूटी था। लेकिन आजकल के युवाओं ने इसको धड़ल्ले से इतना ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है, और ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसकी सोचने की एबिलिटी बदल जाती है, जिसको हम लोग नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। सीमित मात्रा में करिएगा तो ये नशा नहीं है, शरीर के लिए वरदान है। असीमित मात्रा में करते हैं तो ये शरीर के लिए हानिकारक है। सबसे पहला आप देखे होंगे, अभी हमारे समाज में आजकल चाय का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, जो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। ये वही चाय है जो आदमी को पीने के बाद उसके मूड को बदल देता है। आदमी जब परेशान रहता है, उदास रहता है, हताश रहता है, तो ये चाय लेता है। और ये चाय है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, किसने लाया, आज आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। इस चाय में आप देखे होंगे कि एक ड्रग्स है, औषध है। ये जब कोई भी आदमी इसको पीता है तो देखे होंगे उसके शरीर की थकावट दूर हो जाती है, सोचने की क्षमता बदल जाती है, और लड़का सब कहता है अब मूड मेरा चेंज हो चुका है, फ्रेश हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा आज हम भी मूड को फ्रेश कर लेते हैं, तब तक आप इसको उतारिए, आगे का टॉपिक देते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोग के बीच में एक प्रति अम्ल है, उसको समझाने से पहले चाय का चुस्की ले लेते हैं। चाय सबसे पहले चीन से प्राप्त किया गया था। कहाँ से प्राप्त किया गया था? चीन से। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से जानकारी लेंगे, तब तक आप लोग प्रति अम्ल उतारिए। दोस्तों चाय की चुस्की जबरदस्त लग रही है, अब लग रहा है मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन को समझाने में 4 चांद लग जाएगा, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। आप लोग भी कभी कभी चाय पीजिए जब आपका मूड नहीं बनता है तो। चाहत न होती तो चाय नहीं होती, आप शायरी सुने होंगे। आप लोग के लिए एक शायरी भी बोल देते हैं। किताब आपकी शान है, किताब आपकी शान है, कलम आपकी तलवार है, और शिक्षा आपकी जंग है। इसको जीवन का एक आधार बनाइए और इस शिक्षा के जंग में जीतने का काम करिए। अगर आप जीत जाते हैं तो सिकंदर बन जाइएगा, अगर नहीं जीतते हैं आप तो फिर मुकद्दर का सिकंदर वाला गीत गाते रहिएगा, दूसरे को देखते रहिएगा और अपने आप को कोसते रहिएगा। चलिए सबसे पहले औषध का जो पहला टॉपिक है वो प्रति अम्ल जानते हैं। प्रति अम्ल क्या है? देखिए, प्रति क्यों है, अम्ल क्यों है, इसका क्या कारण है, पहले इसका डेफिनेशन बता देते हैं, फिर आपको बारीकी से इसको समझाएंगे, ताकि जीवन में एक बार सुनने के बाद दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अम्ल की मात्रा को नष्ट कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को प्रति अम्ल कहा जाता है। यानी जो अम्ल का विरोध करे,
जो अम्ल को नष्ट कर दे, जो अम्लता को खत्म कर दे, उस रासायनिक पदार्थ को औषध कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि किस तरह के अम्ल को खत्म किया जाएगा, क्यों खत्म करेंगे भाई, क्या कारण है इसको खत्म करना है? तो आपको जानकारी देते हैं। मनुष्य और जानवरों के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा लगातार बनते रहता है। ये क्यों बनता है? तो हमारे पेट में हम लोग जितना भी चीज खाते हैं, उन सभी चीजों को पचाने का काम करता है HCl यानी अम्ल। यानी देखा जाए तो हमारे पेट के अंदर में अम्ल मौजूद है। ये अम्ल मौजूद रहता भी है और साथ ही साथ अम्ल लगातार बनते रहता भी है। और कभी कभी जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो सुना होगा गांव घर में कहता है एसिडिटी आ गया, अम्लता बढ़ गया, गैस बन गया। उस गैस को, जलन को रोकने के लिए लोग डाइजिन टेबलेट का इस्तेमाल करता है, एसिलॉक खाता है। तो पेट में जो ये अम्ल बनता है तो इससे क्या होता है? मनुष्य और जानवरों के शरीर में जो पेट है, पूरे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स में से पेट ही आता है, सबसे खतरनाक जगह है। अगर ये आपका खराब हो गया तो पूरा शरीर डैमेज हो सकता है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए एक रासायनिक पदार्थ बनाया गया है जिसका नाम है प्रतिअम्ल, यानी अम्ल की मात्रा को कम कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को एंटासिड कहा जाता है। अब एक सवाल है कि यह बनता कैसे है? देखिए, हम लोगों की गलती है जो हमारे पेट में गैस बन रहा है। आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में, मॉडर्न युग में हम लोग आ चुके हैं। इतना ज़्यादा हम लोग बिजी हो गए हैं कि भोजन जब करते हैं तो भोजन को चबाते तक नहीं है ठीक से। भोजन को जब नहीं चबाते हैं, गिल जाते हैं, उसी से ये अम्लता और गैस बन रहा है। अब कहिएगा कि चबाते नहीं है तो इसका क्या कारण है? हमारे मुंह में क्षारीय धातु है, क्षार है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार और क्षार ज़्यादा मात्रा में हमारे मुंह में बनता है, और वो जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में जा कर के अम्ल को उदासीन बनाने का काम करता है। इसीलिए जब भी हम लोग भोजन करें तो उसको चबाइए, जितना ज़्यादा हो चबाइए। 32 दांत है तो 32 बार चबाइए, फिर आपके पेट में कोई भी अम्ल उम्ल बनने का काम नहीं करेगा। तो पेट की अम्लता को राहत दिलाने वाले रासायनिक पदार्थ को प्रतिअम्ल कहा जाता है। अम्ल का विरोध जो करता है उसको प्रतिअम्ल कहते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है कि पेट में अम्ल मौजूद है और मुंह में क्षार है। जब ये हम भोजन को चिबाएंगे तो वो क्षार जा कर के पेट को उदासीन बनाने का काम करता है और अम्लता से राहत दिलाने का काम करता है। लेकिन आजकल के नवयुवकों, नौजवानों और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे उसको गैस की समस्या बनी रहती है। तो आज से हम लोग को भोजन को चबाना है। अब देखिए, प्रतिअम्ल में क्या किया जाए कि दवाई नहीं खाना पड़े और हमारे पेट पूरा ठीक रहे, गैस से बचाव रहे, भोजन भी ठीक से पच जाए। तो प्राकृतिक औषध था हमारे जीवन में। आप अदरक देखे होंगे, सेब देखे होंगे, खीरा देखे होंगे, साथ ही साथ पपीता देखे होंगे, आंवला देखे होंगे, नींबू देखे होंगे। ये सभी का अगर हम लोग लगातार अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगे, पर डे कोई भी एक चीज़, तो हमारे पेट में कभी भी गैस नहीं बनेगा। ये प्राकृतिक था। अब प्राकृतिक के बाद जब आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो कृत्रिम लेने लगते हैं। कृत्रिम से आपका और समस्या बढ़ेगा और खराबी आएगा। इसलिए प्रतिअम्ल का ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक उपचार कीजिए, जिससे आपका लीवर बचा हुआ रहे, गैस की समस्या कम बने। यहाँ आप देख रहे हैं ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिअम्ल में जो कुछ रासायनिक पदार्थ है, आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड है। ये सभी कृत्रिम है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। तो प्रतिअम्ल हम लोग समझे
अब प्रति अम्ल का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो आपको करवा देते हैं ताकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आपसे छूटे नहीं। सबसे पहला देखिए, एंटासिड क्षारीय प्रकृति का होता है। एंटासिड किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। याद रखिएगा, पेट में अम्ल है तो हमको क्षार दे करके उसको उदासीन बनाना है, तो इसीलिए एंटासिड किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। अब आपके पेट में अगर OH और HCO3 जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये माइनस वाला चीज है, समूह यौगिक जब हाइड्रोजन प्लस से करता है तो ये उदासीन बना देता है और आपके पेट को राहत दिलाता है। एक प्रचार सुने होंगे, इनो काम करे मात्र 6 सेकंड में पेट की अम्लता से राहत दिलाए, तो वही जो इनो रहता है ये उसमें मौजूद रहता है और आपके अम्लता को उदासीन बना करके पेट को राहत पहुंचाता है। अब अगर आपको अम्लता बढ़ गया तो क्या करेंगे? क्या इसका अस्थायी इलाज है? नहीं। कितनों भी आप टेबलेट खा लीजिए, ये आपका अस्थायी इलाज नहीं कर सकता है। किसी भी मेडिकल में जाइए, किसी भी डॉक्टर से दिखाइए, आपका इलाज ये कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पेट में हमेशा ऑलरेडी अम्ल बनते रहता है। हाँ, उस अम्ल को हम रोक सकते हैं, उदासीन बना सकते हैं प्राथमिक उपचार की सहायता से। ये अम्ल कभी नष्ट नहीं होगा। एक बार अगर आपको बनना शुरू हो गया तो आप प्राकृतिक चीज का जितना ज्यादा इस्तेमाल हो कीजिए, आप राहत हो सकता है, लेकिन ठीक नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा ये अस्थाई इलाज करता है कि अस्थाई, तो बोलेंगे ये नॉन परमानेंट इलाज करता है, अस्थाई करता है। दूसरा देखिए, हाँ ये इलाज करता ही नहीं है। अब हमारे पेट में एक अम्ल स्राव होते रहता है लगातार, उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आशा करता हूं दोस्तों कि प्रति अम्ल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, अगले प्रश्न में एक जबरदस्त टॉपिक आपके बीच में आ चुका है, तीसरा नंबर, पीराहारी। अब देखिए एनाल्जेसिक क्या है, पीराहारी क्या है। पीराहारी क्या होता है समझिए, बिहार बोर्ड में इसको कैसे लिखेंगे। मनुष्य और जानवरों के शरीर में मौजूद सभी प्रकार के दुख, दर्द, यातना, पीड़ा को दूर कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को पीराहारी कहा जाता है। यानी आप देखिए, पीरा प्लस हारी, जो पीड़ा को हर ले, पीड़ा का हरण कर ले, उसको हम लोग पीराहारी कहते हैं। तब पीड़ा को दूर कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? पीराहारी। अब ये पीराहारी कितने तरह का होता है? देखिए, हमारे जीवन में 2 तरह का पीराहारी होता है। एक होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो गया, ऑपरेशन कर दिया है, टांग टूट गया है, कपार फूट गया है, बर्दाश्त आप नहीं कर रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो गया है, मान लीजिए कोई चीज़ ऑपरेशन कर रहा है, शल्य चिकित्सा कर रहा है और बर्दाश्त से बाहर है, तो उस समय में अनिद्राकारी पीराहारी दिया जाता है। आपको भूत बना दिया जाता है, निश्चेतक बना दिया जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं 4 घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए। तो बेहोशी की अवस्था में ला करके जो दर्द को ठीक कर देता है, उस रासायनिक पदार्थ को बोलेंगे निद्राकारी। और जो बिना नींद में या बेहोशी में लाए हुए ही सभी प्रकार के बीमारियों को ठीक कर देता है, उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अनिद्राकारी। तब पीराहारी 2 तरह का होता है, निद्राकारी और एक होता है अनिद्राकारी। नींद में ला करके जो पीड़ा को दूर कर दे उसे निद्राकारी, जो बिना नींद में, बिना बेहोशी में लाए हुए दर्द को दूर कर दे उसको अनिद्राकारी पीराहारी कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कि पीराहारी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो पीराहारी 2 तरह का होता है। अब इसमें देखिए कि सबसे पहला पीराहारी कहां से बनाया गया था। आदमी को सबसे पहले जब बुखार लगा था तो शरीर में दर्द उत्पन्न हो गया था, तो हम लोग प्राकृतिक उपचार करते थे, तुलसी पीते थे, बासक पत्ता पीते थे, सिंघारा का पत्ता पीते थे। तो सबसे पहले था एक सरपत पौधा। सरपत पौधा के पत्ते से पहले दर्द को ठीक किया जाता था। अब ज्यादा दर्द होता था तो भांग भी पिया जाता था, खाया जाता था सॉरी। अब आजकल मॉडर्न साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, उसमें हम लोग देखेंगे एक जबरदस्त टॉपिक है एस्पिरिन। सबसे पहला पीराहारी जो है आपको मार्केट में अवेलेबल हुआ था एस्पिरिन,
ये आम पीराहारी है। इसका इस्तेमाल कॉमनली रूप से सबसे ज़्यादा धड़ल्ले से उपयोग हुआ था और ये दर्द निवारक का काम करता था। जो मार्केट में आजकल एस्पिरिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिमांड में है, कोई भी आदमी इसको धड़ल्ले से खा सकता है। ये किस कैटेगरी में आता है थोड़ा देर में आगे बताएंगे। एक है एनाल्जीन, नोवाल्जीन, कोडीन, मॉर्फिन, इब्रुप्रोफेन इत्यादि, ये सभी पीराहारी में आता है। चलिए पीराहारी का टाइप देखते हैं। पीराहारी दो तरह का अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि एक निद्राकारी होता है और एक अनिद्राकारी। निद्राकारी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स क्या होता है? अभी कुछ देर पहले आपको पहला क्वेश्चन हम ड्रग्स बताए थे। ड्रग्स क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द किया जाता है तो उसके मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, और आपको जब मात्रा बढ़ा दिया जाएगा तो नींद में आ जाएगा। आप देखे होंगे कि जब हमारे शरीर में एलर्जी होती है तो हम लोग कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आजकल मार्केट में कॉरेक्स भी आप लोग देखे होंगे कि आजकल के विद्यार्थी बहुत ही धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे शरीर में जब एलर्जी बन जाती है, प्रतिहिस्टामिन बन जाती है, गला में दर्द रहता है, छाती में, सर में बलगम बन जाता है, तो आप देखे होंगे कि कॉरेक्स, कफ सिरप, बेनाड्रिल का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और जब बेनाड्रिल का थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा ले लेते तो हम लोग बेहोश हो जाते हैं और हम लोग को नींद आने लगता है, जो 1-2 घंटा हम लोग अच्छे से निश्चेतक हो जाते हैं, सो जाते हैं, और शरीर के सभी दर्द को ये ठीक कर देता है। तो अब यहाँ पे देखिए, वो तो आप देखे होंगे कि कॉरेक्स जो है, और आजकल युवा सब कॉरेक्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने लगा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उसको जानकारी अगर हो जाए कि उसके ब्रेन सिस्टम को, वो उसके सोचने की एबिलिटी को बदल देगा, ख़राब कर देगा, तो वो पीना बंद करेगा। लेकिन आजकल कुछ युवा जानकर भी इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पी रहा है और अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है। दोस्त, ये जीवन आपको एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस शरीर को जितना ज़्यादा हो सुरक्षित बनाइए, संरक्षित बनाइए। जीवन में ऐशो आराम करने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जीवन को नष्ट करके ऐशो आराम मत करिए, ये आपसे आग्रह है। शरीर को बचाइए। तो सबसे पहला देखिए निद्राकारी में है मॉर्फिन, कोडीन, अफीम, हेरोइन, सिनेमा वाला हीरोइन नहीं, हेरोइन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन। सबसे ज़्यादा देखे होंगे कि नारकोटिक विभाग में, ड्रग्स विभाग में आजकल जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होता है, बड़े बड़े शहर में देखे होंगे, चरस का, गांजा का, अफीम का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और नशा के रूप में। वो इसका क्यों करता है? इसको खाने के बाद आपके शरीर में किसी भी तरह का अगर दर्द है, सारा दर्द दूर हो जाता है और आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपको लगता है कि ये दुनिया में सब चीज़ मज़ा आ रहा है, एक तरह का भी दर्द नहीं रहता है, सभी प्रकार के मानसिक दर्द को ठीक कर देता है। इसीलिए आजकल इसका इस्तेमाल आजकल के हमारे युवा ज़्यादातर कर रहे हैं, रिलैक्स की ओर जाने के लिए, रिलैक्सन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ड्रग्स हमारे शरीर को रिलैक्स अवस्था में ले जाता है और शरीर के सभी चीज़ को दूर करने का काम करता है। दारू भी औसत के ही कैटेगरी में आता है। दारू अगर आप पी लेते हैं तो आपके लीवर को भी साफ करने का काम करता है, आपके शरीर में एनर्जी बनाने का काम करता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, एलर्जी के साथ साथ आपके शरीर में मौजूद संक्रमण बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। इसीलिए आजकल देखे होंगे दारू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और भर दिन काम करने के बाद वो शाम में पी लेता है और सभी प्रकार के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कर रहा है। अब इसका इस्तेमाल डॉक्टर पेशेंट के लिए किस कंडीशन में करता है? जब भारी भरकम दर्द हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, जब दर्द को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब हम लोग को निद्राकारी पीराहारी दिया जाता है। और नॉर्मल जब कुछ भी नहीं हो तब आप लोग को अनिद्राकारी दिया जाता है, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, कैल्पोल, एंटीपायरेटिक्स, इस सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को पीराहारी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं, एक जबरदस्त टॉपिक आपके बीच में आ गया है 4 नंबर, जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार लगातार पूछा गया है, पूतिरोधी। पूतिरोधी को अंग्रेजी में एंटीसेप्टिक क्रीम बोलते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? देखिए, इस दुनिया में 2 तरह का
वस्तु पाया जाता है, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव में भी बैक्टीरिया लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। निर्जीव में भी बैक्टीरिया लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो सजीव निर्जीव को अलग कर दिया गया है। तो सजीव में मौजूद संक्रमण को, बैक्टीरिया को या हानिकारक रासायनिक पदार्थों से हानिकारक बीमारियों को ठीक कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को प्रतिरोधी कहा जाता है। मनुष्य और जानवरों के शरीर में मौजूद बाह्य त्वचा में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या हानिकारक जीवाणु जो फैल जाती है, उसको रोकने के लिए या नष्ट करने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं सजीव कोशिकाओं के ऊपर उपयोग आने वाले रासायनिक पदार्थ को प्रतिरोधी कहा जाता है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? सजीव के ऊपर। दुनिया में जितना भी क्रीम आप लोग देखे होंगे, जितना भी साबुन आप देखते हैं, जितना भी आप लोग बॉडी लोशन देखते होंगे, जितना भी तेल देखते होंगे, ये सभी एंटीसेप्टिक में आता है। आप लोग सुने होंगे एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस क्रीम। दुनिया का सबसे पहला एंटीसेप्टिक क्रीम बना था बोरोप्लस, जो आपके शरीर में मौजूद हानिकारक एलर्जी को दूर करने का काम करता है। याद करिए, कोरोना में आप लोग देखे होंगे कि धड़ल्ले से बिक रहा था सैनिटाइजर। सैनिटाइजर क्या करता था? अगर हाथ में अगर लगा लेते हैं तो कोरोना जैसी बैक्टीरिया को भी नष्ट करने का काम कर रहा था। देखे ही होंगे। तो बोल देंगे कि प्रतिरोधी क्या होता है? मनुष्य और जानवरों के बाह्य त्वचा पर जो बैक्टीरिया हो जाती है, सड़न हो जाती है, घाव हो जाती है, तो उस घाव को रोक देने वाले रासायनिक पदार्थ को प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक कहा जाता है। तो सजीव कोशिकाओं या सजीव ऊतकों पर इस्तेमाल करने वाले रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए जोर से। प्रतिरोधी बोलेंगे। तो प्रतिरोधी के कैटेगरी में सबसे पहला देखे होंगे डिटॉल। आप लोग देखे होंगे नीम का साबुन, डिटॉल का साबुन, मार्गो साबुन, बोरोप्लस, विको टर्मरिक क्रीम, ये सभी आपको आ गया था प्रतिरोधी में। प्रतिरोधी समझ में आ गया होगा। चलिए प्रतिरोधी का कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब देखिए, उदाहरण में आप डिटॉल देख लीजिए, बेटाडाइन या बीटाडीन देखे होंगे, सोफ्रामाइसिन, टिंक्चर आयोडीन, क्यूरासिन, कीटोएस्टर। ये एक साबुन है। जब आपके शरीर में एलर्जी हो जाती है, जिनाय हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए कार्बोलिक साबुन या कीटोएस्टर साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। यह कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है। अब इसको अगर हम प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल देखें तो नीम के पत्ते का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे नीम के पत्ते से घाव को या शरीर में मौजूद सभी प्रकार के बाह्य बीमारी को दूर करने का काम किया जाता है, नुचली खुजली को दूर करने का काम किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ है जो आपको डेंजर में बहुत ही खतरा है, जो आपको याद रखना है, फेनॉल। ये अक्सर इसमें विद्यार्थी फंस जाता है। फेनॉल में आपको पूछ देगा कि फेनॉल किस में आता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखा जाए तो एक सजीव है, एक निर्जीव है। तो सजीव कोशिकाओं में भी बैक्टीरिया को मारने में फेनॉल का इस्तेमाल होता है। निर्जीव में भी फेनॉल को मारने का निर्जीव में भी बैक्टीरिया को मारने के लिए फेनॉल का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखा जाए तो फेनॉल को औषध में नहीं रखा गया है। अब क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल होता है। सीमित मात्रा में इस्तेमाल होने के लिए कभी कभी होता है, इसीलिए इसको औषध में हम लोग नहीं रखते हैं। इसको रखा जाएगा कौन चीज़ में, आगे बताएंगे। तब ये जनरली संक्रमणहारी और प्रतिरोधी दोनों में आता है। अब कैसे याद करेंगे? 0.2% यानी 1 से अगर कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए सजीव के ऊपर तो ये प्रतिरोधी का काम करता है। जैसे ही 1 से ऊपर जाएंगे, 2, 3, 4, तो हम लोग को ये संक्रमणहारी का काम करेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर देखे होंगे फिनाइल का तेल इस्तेमाल किया जाता है निर्जीव पदार्थों के ऊपर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखिए संक्रमणहारी। संक्रमणहारी क्या है? निर्जीव पदार्थों जैसे लकड़ी, फर्श, दीवार, हॉस्पिटल की जो फर्श होते हैं,
निर्जीव पदार्थों में भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, संक्रमण फैल जाती है। उस संक्रमण को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है संक्रमणहारी। यानी निर्जीव कोशिकाओं के ऊपर या निर्जीव पदार्थों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को, जीवाणु को मारने वाले रासायनिक पदार्थ को संक्रमणहारी कहा जाता है। अब देखिए, संक्रमणहारी में सबसे पहला इस्तेमाल हुआ था फेनॉल। आप लोग इसको फिनाइल के तेल के नाम से भी जानते होंगे। पानी में जब बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको पीने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखे होंगे फर्श पे जो है लाइजोल दिया जाता है, बाथरूम में हार्पिक दिया जाता है। तो ये सब निर्जीव पदार्थों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ कि संक्रमणहारी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, आज का जबरदस्त टॉपिक जो बिहार बोर्ड में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव इससे फिक्स है कि रहता ही रहता है। सबसे पहले उपशामक क्या है समझिए। इसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। उपशामक मानसिक बीमारी को कहा जाता है। आदमी को जब मानसिक बीमारी हो जाती है तो वो भर दिन थिंकिंग करते रहेगा, सोचते रहेगा, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, नींद नहीं आता है, अनिद्रा हो जाती है, सोचने लगता है, दिमाग में दर्द होते रहता है, जिसको हम लोग दिमागी बुखार भी कह सकते हैं। यानी मनुष्य और जानवरों के दिमाग से संबंधित जो बीमारी होती है, उस सभी बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाले रासायनिक पदार्थ को उपशामक कहा जाता है। तो मनुष्य और जानवरों के दिमाग से संबंधित सभी बीमारियों को ठीक करने वाले रासायनिक पदार्थ को उपशामक कहा जाता है। कैसे? तो मानसिक तनाव, मानसिक उत्तेजना एवं मानसिक बीमारियों को ठीक करने वाले रासायनिक पदार्थ को उपशामक कहा जाता है। इसमें देखे होंगे, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, जब कोई पागल हो जाता है और निद्रा का शिकायत हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जब आप जाइएगा तो आपको नींद की गोली देती है। नींद की गोली का इस्तेमाल कब होता है? जब आपका दिमाग काम करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है, नींद नहीं आता है, थिंकिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, कुछ से कुछ अला बकच बोलते रहते हैं, तो पागल आदमी को या मानसिक रोगी को सबसे पहला जो मार्केट में दिया जाता है दवाई, उसका नाम है डाइजीपाम। क्या नाम है दोस्त? डाइजीपाम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला डाइजीपाम है। दूसरा देख सकते हैं कंपोज है, वेलियम, शेकेनल, एमिटल, नेम्बुटल, ल्यूमिन, इक्वानील। ये सभी मनुष्य के मानसिक तनाव को दूर करने का काम करता है। आशा करते हैं कि आपको उपशामक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला 7 नंबर का प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है, इसको कैसे हम लोग याद रखें? सिंपल है, आप कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल है क्या? दुनिया में 2 ही चीज है, एक है सजीव और एक निर्जीव। सजीव जीव जंतुओं के द्वारा या सजीव पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। सॉरी, सजीव पौधों से नहीं, उसमें अलग तरह का रहता है। तो सजीव जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाले अणु को जैव अणु कहा जाता है, और न्यूक्लिक अम्ल सजीव से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको जैव अणु कहते हैं। जैव मतलब जीवों के द्वारा प्राप्त होने वाले अणु को जैव अणु कहा जाता है। और जैव अणु के सीरीज में सबसे पहला महत्वपूर्ण जो यौगिक है आपका न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है दोस्त? न्यूक्लिक अम्ल है। तो जब आपको पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल सजीव यौगिक है कि अजैव है, तो बोलेंगे ये जैव अणु में आता है, सजीव अणु में आता है। अब न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या है? मनुष्य और जानवरों के वंशजों का या आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करने वाले रासायनिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में जो डीएनए है, आरएनए है, उन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है, निर्माण होता है, वो न्यूक्लिक अम्ल से होता है। जैसे आप देखे होंगे, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी से चौथे पीढ़ी। ये आपका जो जनरेशन जो स्थानांतरण करते रहता है, कहता है ये हमारा पूर्वज है, ये हमारा खानदान है। वो खानदान कहाँ से बनते आ रहा है, बदलते आ रहा है? न्यूक्लिक अम्ल से। तो न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है, संचय करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और पूरे शरीर को मजबूत बनाने का काम करता है।
देखा जाए तो सजीव जीव जंतु का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई यौगिक है तो वो है न्यूक्लिक अम्ल। अगर ये अम्ल आपके शरीर में नहीं है तो जीवन का निर्माण हो ही नहीं सकता है, यौगिक बन ही नहीं सकता है, मनुष्य और जानवर बन ही नहीं सकता है। इसी अम्ल के द्वारा प्रजनन सिस्टम का निर्माण होता है, इसी अम्ल के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है और शरीर में भोजन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण। तो इसको हम लोग कह देंगे कि मनुष्य और जानवरों के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करने वाले रासायनिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए को कहा जाता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब इस दोनों का खोज किया था वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। इस पे ज़्यादा चर्चा हमारे भारत के हर गोविंद खुराना ने भी इस पे किए थे, उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। और बायोलॉजी में भी आप लोग पढ़े होंगे, बायोलॉजी वाले सर इसको बहुत डिटेल से आपको पढ़ाए होंगे। अब ये डीएनए है क्या? यह अनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है जिसको हम लोग कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी आपके प्रजनन सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये बनाने का काम करता है। और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, शरीर में भोजन बनाता है और सूचना देने का काम करता है, यानी इसको संदेश वाहक भी कह सकते हैं, सूचना वाहक भी कह सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके शरीर में कहीं चोट लग जाता है, घाव हो जाती है, कुछ काट लेता है, तो आपको सूचना कहाँ से आता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर रासायनिक अभिक्रिया करके आरएनए उसको सूचना देता है। तो आरएनए शरीर में भोजन भी बनाता है, सूचना देने का भी काम करता है। तो आरएनए 3 तरह का होता है, आरआरएनए, टीआरआरएनए और एमआरआरएनए। ये हम लोग आगे में बहुत विशेष रूप से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। खास करके ये बायोलॉजी वाले सर आपको बहुत ही डिटेल ढंग से बताए होंगे, बारीकी से बताए होंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में अच्छा से आया होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए अगला प्रश्न का नाम है ग्लाइकोजन। अब ये है क्या? ये एक तरह का स्टार्च है, यह एक तरह का ग्लूकोज है। जब मनुष्य और जानवर में भोजन खाना बंद कर देता है, भोजन नहीं खाता है, 2 दिन 3 दिन फास्टिंग कर लेता है, तो सोचिए उसको भोजन कहाँ से आता होगा। सोचिए पेड़ पौधा जब 10-10 दिन तक धूप अगर नहीं निकलती है, सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, तो वो 10 दिन तक भोजन कैसे बनाता होगा? क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है सूर्य के मौजूदगी में, अब सूर्य है ही नहीं तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? तब मनुष्य और जानवरों के शरीर में भगवान ने एक गजब का यौगिक बना दिया है जिसको कहा जाता है स्टार्च। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टार्च। अब स्टार्च का ही एक घटक होता है ग्लाइकोजन। जब मनुष्य और जानवरों के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उस ग्लूकोज की मात्रा को दूर कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को ग्लाइकोजन कहा जाता है। सोचिए आप देखिए 3-4 दिन तक फास्टिंग करते हैं, हम लोग भोजन नहीं भी करते हैं तो शरीर कैसे भोजन बना रहा है? तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन शरीर के मांसपेशियों में, लीवर में, यकृत में, अमाशय में ये मौजूद रहता है। जब कभी भी ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो इस ग्लूकोज की कमी को ये ऑटोमेटिक बनाने का काम करता है। और कभी कभार जब ग्लाइकोजन की मात्रा घट जाती है तो जीव जंतु या पेड़ पौधे बेहोश होकर के गिर जाते हैं। और आप लोग देखे होंगे जब बेहोश होकर गिरते हैं तब मेडिकल में जब इसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहला पानी चढ़ाया जाता है। पानी में उसको ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज की मात्रा मौजूद रहता है, फिर वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन मनुष्य और जानवरों के शरीर में सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, स्टोर रहता है। जैसे कोई गाड़ी देखे होंगे तेल को रिजर्व रखता है, तो यह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन भी रिजर्व रहता है। तो आज याद करिए जब आप 3 दिन 4 दिन तक भोजन नहीं भी करते हैं तो आपके शरीर के मांस में, अमाशय में पहले से ही ग्लाइकोजन मौजूद रहता है और ग्लूकोज की कमी को दूर करने का काम करता है। तो बोल देंगे ग्लूकोज की कमी को दूर कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्त? ग्लाइकोजन। आशा करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बिहार बोर्ड में, लेकिन कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव है जो हम आपको बता देते हैं। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उस कमी को दूर कर देने वाले रासायनिक पदार्थ को ग्लाइकोजन कहा जाता है। देख लीजिए, और शरीर में ऊर्जा का निर्माण भी ग्लाइकोजन करता है।
ग्लाइकोजन के बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है और ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या वो बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च है। अब स्टार्च क्या है, ये आगे में एक प्रश्न है स्टार्च, उसमें हम आप लोग को विशेष जानकारी प्राप्त करवाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, उसी में इसको बोलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, एमिनो अम्ल उभयधर्मी क्यों होता है। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको बारीकी से अध्ययन कर लेना है। इससे हमेशा एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में लगातार बार बार पूछता है। तो बोलेंगे एमिनो अम्ल को उभयधर्मी क्यों कहा जाता है। एमिनो अम्ल को उभयधर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। जो अम्ल और क्षार दोनों से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक धातु होता है, एक अधातु होता है और एक उपधातु होता है। धातु में धातु वाला गुण है, अधातु में अधातु वाला गुण है, और आप देखे होंगे उपधातु में धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। ठीक उसी तरह से उभयधर्मी में दो गो गुण रहता है, धातु का भी और अधातु का भी, यानी इसमें प्लस चार्ज भी रहता है और माइनस चार्ज भी रहता है। प्लस और माइनस चार्ज वाले दोनों से जो रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है उसको उभयधर्मी कहते हैं। तो एमिनो अम्ल दुनिया का, केमिस्ट्री में एमिनो अम्ल दुनिया का एकलौता ऐसा यौगिक है जिसको उभयधर्मी कहा जाता है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए एमिनो अम्ल में दो तरह का अम्ल होता है। अम्ल के अम्लीय मूलक के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल रहता है और क्षारीय मूलक के रूप में एमीन रहता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एमिनो अम्ल में अम्लीय मूलक के रूप में क्या रहता है, तो आपको याद कर लेना है दोस्त, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक क्षारीय मूलक के रूप में, हाँ ये याद हो जाएगा आपको। इसमें देखिएगा कि जब अम्लीय मूलक अपना एक इलेक्ट्रॉन्स क्षारीय मूलक को दान करता है तब उसी दौरान एक आयन बनता है जिसको कहा जाता है ज्विटर आयन, और उसी ज्विटर आयन के कारण एमिनो अम्ल उभयधर्मी होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी क्यों होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको उभयधर्मी कहते हैं। और इसमें एक आयन बनता है जिसको कहा जाता है ज्विटर आयन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ज्विटर आयन क्या है, तो बोल देना जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेता है उसको उभयधर्मी कहते हैं। और उभयधर्मी में एक आयन बनता है जिसको बोलते हैं ज्विटर आयन, और ज्विटर आयन के कारण ही ये उभयधर्मी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में हमेशा, इससे एक ऑब्जेक्टिव रहता ही है, फिक्स है। इसका आवेश हमेशा शून्य होता है, इसका आवेश हमेशा शून्य होता है। इसको आंतरिक लवण भी कहा जाता है। आंतरिक लवण यह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है, क्लास में आप लोगों को बताए थे। ध्रुवीय यानी कि इसमें एक डायपोल मोमेंट होता है, एक पोल होता है, एक नॉन पोल होता है। अब देखिए इसमें एमिनो एसिड, ट्राइसिन, बीटाडाइन और सल्फामिक एसिड मौजूद रहता है। ये पीएच मान के ऊपर निर्भर करता है। पीएच मान अगर घटेगा तो ये घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये विद्युतीय क्षेत्र में गति नहीं करता है, ये विद्युतीय क्षेत्र में गति नहीं करता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट प्रश्न है। इस सीरीज को हम आज यहीं पे रखेंगे। अगले सीरीज आप लोगों के बीच बहुत ही जल्दी लेकर के आए होंगे। अगर मज़ा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा। फिर दूसरे सीरीज में हम बिहार बोर्ड से संबंधित मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा बन जाएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं, जो एक ज़बरदस्त टॉपिक है, स्टार्च। ये स्टार्च है क्या दोस्तों? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। तो स्टार्च मनुष्य और जानवरों के शरीर में कहाँ रहता है, कहाँ से प्राप्त होता है, सारा चीज बताएंगे। सबसे ज्यादा मात्रा में स्टार्च पौधों में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है। तो स्टार्च कहाँ पाया जाता है दोस्त? पौधों में, अनाजों में। जैसे आप देखिए पौधों में, अनाजों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे आलू है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, मकई है, केला है। फल में भी पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्टार्च, जो आप यहाँ पे देखिए। स्टार्च हमारे आहार का मुख्य संघटक अवयव होता है, मुख्य संघटक
अवयव होता है जो भोजन के रूप में मौजूद रहता है। ये अगर नहीं रहे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं बन सकता है। स्टार्च को हम लोग कह सकते हैं कि ग्लूकोज के समूह से स्टार्च का निर्माण होता है। ग्लूकोज के समूह से स्टार्च में कई संख्या में ग्लूकोज मौजूद रहता है। तो स्टार्च में देखिए, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 और N। ये N ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करता है। तो जितना N हो जाएगा उतना इसमें ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो स्टार्च मनुष्य और जानवरों के शरीर के साथ साथ भोजन में भी जबरदस्त मात्रा में पाया जाता है। तो कह सकते हैं हमारे भोजन का सबसे मुख्य संघटक अवयव स्टार्च होता है। इसीलिए याद करिए, जितना भी मनुष्य है, जानवर है, सबसे ज़्यादा भोजन प्राप्त करता है सजीव से, फल से, पौधों से। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो फल, पौधों और सब्जी में आखिर क्या चीज़ है कि हम लोग को प्रोटीन उतना ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है? इसी स्टार्च की वजह से। यही एकलौता चीज़ है जो हम लोगों को जिंदा रखने का काम करता है। इसीलिए चाहे कोई भी अनाज हो, फल हो, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टार्च मौजूद रहता है। अब देखिए, स्टार्च का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो सबसे ज़बरदस्त है। ये रंगहीन होता है। ये क्या होता है दोस्त? रंगहीन। इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ये अक्रिस्टलीय प्रकृति का होता है। ये स्वादहीन होता है। इसको जब हम खाते हैं तो हम लोग को मीठा नहीं लगता है। अब आप कहिए कार्बोहाइड्रेट तो मीठा होना चाहिए, ये मीठा नहीं होता है। जल में अविलय होता है और ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब मोनोसेकेराइड जुड़ा हुआ रहता है तो उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज हम बोर्ड मॉडल के सीरीज नंबर 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर थोड़ा बहुत त्रुटि रह गया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के वीडियो को यहीं पे रोकने का काम करता हूँ। धन्यवाद।